हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कर दे योग्यता का सिद्धांत। देखिए, कर दे योग्यता का सिद्धांत सामाजिक न्याय पर आधारित है। 16वीं शताब्दी में जॉन बोर्डिंग और 18वीं शताब्दी में विलियम पेटी एवं एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का आधार यह है कि करदान योग्यता पर आधारित होना चाहिए। मतलब धनी व्यक्ति जितनी करदान की योग्यता अधिक होगी उससे अधिक मात्रा में, और निर्धन व्यक्ति जिसकी करदान योग्यता कम होती है उसे कम मात्रा में अंशदान करना चाहिए। एडम स्मिथ ने कहा था कि प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता के लिए अपनी योग्यता अनुसार अनुपात में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मतलब उस आय के अनुपात में देना चाहिए जो कि वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। करारोपण के न्यायपूर्ण वितरण के संबंध में करदान योग्यता का विशेष महत्व माना जाता है और इसी कारण देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के आधार पर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कर दे योग्यता सिद्धांत की ये धारणा है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों में कर भुगतान की योग्यता अलग अलग होती है, इसलिए विभिन्न व्यक्तियों पर कर भार उनकी योग्यता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति के पास अधिक इनकम है, अधिक संपत्ति है, उसे सरकार को अधिक मात्रा में कर देना चाहिए, और जबकि कम आय और कम संपत्ति वाले व्यक्ति को सरकार को कम मात्रा में कर देना चाहिए। बेस्टन ने इसे एक नैतिक आदर्श सिद्धांत बताया है और कोहन ने भी इसे भौतिकता की एक विशेष प्रणाली बताया है। करदाता के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि योग्यता को नापने का आधार क्या है, मतलब कैसे नापे, किस पे कितना कर लिया जाए। इसके लिए राजस्व शास्त्रियों ने दो दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच को डेवलप किया। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इसमें अमेरिकन विद्वानों ने कर भार के न्यायपूर्ण वितरण के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ही आधार बताया है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में उनका ये मानना है कि करदान क्षमता को बाह्य तत्वों द्वारा मापने का प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टि से कर दे योग्यता के मापन के लिए कुछ आधार हैं, जैसे करदाता की संपत्ति। तो प्रारंभ में संपत्ति कर दे योग्यता का सर्वश्रेष्ठ आधार माना गया था। उनका ये मानना था कि जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति होती है उसकी कर दे योग्यता उतनी ही अधिक होती है, लेकिन संपत्ति को कर दे योग्यता के मापन के लिए कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे किसी संपत्ति का एक्चुअल मूल्य क्या है उसको आंकना और उसके आधार पर कर लगाना कठिन होता है। संपत्ति के आधार पर कर लगाने से व्यक्ति संपत्ति को एकत्रित करने में कठिनाई महसूस करेंगे, इसलिए ये अमितव्ययी हो जाएगी। संपत्ति का आधार भ्रामक हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि समान मूल्य की संपत्ति से समान आय प्राप्त हो। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति की करदान क्षमता का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। संपत्ति के आधार पर कर लगाने से व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने में हिचकेंगे। ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि किसी व्यक्ति की आय तो अधिक हो लेकिन उसकी संपत्ति अधिक ना हो, क्योंकि वह अपनी आय को नकद में रखना चाहता हो। तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति के मापदंड के आधार पर कर दे योग्यता का सही पता नहीं चल पाएगा। तो इन सीमाओं के होते हुए भी संपत्ति की कर देयता
प्रमुख नहीं है, तो महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कंजप्शन और एक्सपेंडिचर लेवल, उपभोग या व्यय का स्तर। उपभोग या व्यय के स्तर को कर देय योग्यता का आधार मानने का विचार इस विचारधारा पर आधारित है कि अन्य बातें समान रहने पर जिस व्यक्ति का उपभोग पर किया जाने वाला व्यय अधिक होगा उसकी कर देने की शक्ति अधिक होगी, और जिस व्यक्ति का उपभोग पर किया जाने वाला व्यय कम होगा उसके कर देने की शक्ति भी कम होती है। उपभोग मात्रा पर कर लगाने का सम्मान करते हुए कैल्डो ने कहा है कि हर व्यक्ति की करदान योग्यता की माप उसके व्यय से की जानी चाहिए, और जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उस पर उतना ही अधिक कर लगाना चाहिए। यदि उपभोग के स्तर को आधार बनाया जाए तो इसकी भी लिमिटेशन आ जाती हैं, जैसे परिवार की संख्या में अंतर होने पर व्यय के अंतर का प्रमाण कर देय क्षमता नहीं हो सकती। इस कर के कारण जनता के उपयोग के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे कार्य क्षमता गिरेगी और उत्पादन भी गिर जाएगा। नेक्स्ट है करदाता की आय। करदाता की मौद्रिक आय के स्तर को भी कर देय क्षमता का आधार माना जाता है। इसके अनुसार अधिक आय वाले व्यक्ति पर अधिक कर और कम आय वाले व्यक्ति पर कम कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे आय समान होने पर कर देय योग्यता अलग अलग हो सकती है, जबकि परिवार के सदस्यों की संख्या में अंतर हो, आय प्राप्ति के साधन में अंतर हो या संपत्ति की राशि में अंतर हो। और निम्न आय के संबंध में इस धारणा को अपना ही नहीं सकते, क्योंकि वह त्याग अनुभव करने का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस सीमाओं के फलस्वरूप भी कर देय योग्यता के इस आधार को महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉर्ड स्टैम्प के अकॉर्डिंग अन्य आधारों की तुलना में आय का आधार कर देने की योग्यता का एक सर्वोत्तम प्रमाण है। यदि कर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखा जाए, जैसे व्यक्ति की आय पर उसी समय कर लगाया जाए जब उसे आय प्राप्त हो रही हो। वास्तविक आय का अनुमान लगाने के लिए पूंजी के मूल्य पर घिसावट व्यय को कुल आय में से घटा देना चाहिए। उचित जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम छूट दी जाए। अर्जित आय की तुलना में अनार्जित आय पर अधिक दर से कर लगाए जाएं। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर छूट दी जाए और आकस्मिक आय पर अधिक दर से कर लगाए जाएं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच की। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक करदाता की करदान योग्यता उसके कष्ट उठाने, असुविधाओं को सहन करने की शक्ति और त्याग करने की शक्ति पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दृष्टिकोण करदाता के मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का ये दोष है कि जो करदाता जो त्याग करता है उसे जो कष्ट होता है उसका माप कैसे किया जाए। तो इस संबंध में भी अर्थशास्त्रियों ने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सैक्रिफाइस, समान त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हर करदाता पर करारोपण का वास्तविक भार समान होना चाहिए। डाल्टन ने भी कहा है कि समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार करारोपण का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार इस प्रकार वितरित होना चाहिए कि प्रत्यक्ष वास्तविक भार समस्त करदाताओं पर समान पड़े। नेक्स्ट सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्वी प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, समानुपाती त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करदाताओं पर कर का भार समान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी आय और राज्य द्वारा प्राप्त किए गए आर्थिक कल्याण के अनुपात में होनी चाहिए। इस दृष्टि से धनी व्यक्तियों से ऊंची दर से कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी त्याग की क्षमता निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। डाल्टर के अनुसार अनुपातिक त्याग के सिद्धांत के अनुरूप प्रत्येक करदाता पर प्रत्यक्ष वास्तविक भार उसी अनुपात में होता है जितना कि उसे अपनी आय से आर्थिक कल्याण प्राप्त होता है। नेक्स्ट तटस्थता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों पर
कर इस आधार पर लगाया जाए कि कर का भुगतान होने के बाद धन का वितरण यथावत ढंग से बना रहे। इसमें व्यक्तियों पर कर इस प्रकार से लगाया जाए कि जो स्थिति कर देने से पहले उनकी थी वह कर देने के बाद भी बनी रहे। इस सिद्धांत में तटस्थ बने रहने पर अधिक ध्यान दिया गया। इस सिद्धांत में असमानता को दूर करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूनतम कुल लागत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर एजवर्थ तथा कावन ने किया था। डाल्टन, मार्शल, पिगू ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कर की व्यवस्था इस प्रकार की होना चाहिए कि कर का कुल भार न्यूनतम हो। ये सिद्धांत क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार आय की वृद्धि के साथ साथ उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इसके अनुसार करारोपण का वितरण इस ढंग से होना चाहिए कि समाज पर न्यूनतम भार पड़े। एजवर्थ के अनुसार न्यूनतम त्याग का सिद्धांत करारोपण का एक श्रेष्ठ सिद्धांत है। कुल त्याग जितना कम होगा, कुल सेक्रीफाइस जितना कम होगा, समाज में कर के भार का वितरण उतना ही अच्छा रहेगा। राज्य का उद्देश्य मानवीय कल्याण को मैक्सिमम करना है, जो लोगों के मिनिमम सेक्रीफाइस से ही पॉसिबल है। इस प्रकार ये सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण की धारणा पर आधारित है। प्रोफेसर पिगू भी इस विचार से सहमत है और वे इस करारोपण का अंतिम सिद्धांत मानते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।